वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फिजिक्स का और यहाँ से जो है हर एक एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो है इस क्लास को पूरा अंत जरूर देखिएगा और साथ में ही जो भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपको लगे उनको जो है याद करते चलिएगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है अंत तक बने रहिएगा। चलिए समझते हैं प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है और हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है और हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है। जब यह विकिरण वस्तुओं पर पड़ता है, जब यह रेडिएशन जो है वस्तु पर पड़ता है तो वस्तुओं से परावर्तित होकर यह विकिरण हमारी आँख पर पड़ता है, जिस कारण वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। इसी विकिरण को प्रकाश कहा जाता है तथा प्रकाश से संबंधित विज्ञान को प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स कहते हैं। चलिए समझते हैं यहाँ पर प्रदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस क्या है। प्रदीप्त ल्यूमिनस जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है अर्थात अंधेरे में भी चमकती है, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, लैंप, ये सभी क्या हैं, यह प्रदीप्त ल्यूमिनस के जो एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखते हैं अप्रदीप्त क्या है, नॉन लुमिनस क्या है। नॉन लुमिनस क्या है, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि कुर्सी हो गया, मेज, गाड़ी, कपड़े, पृथ्वी, चंद्रमा, अलमारी, मनुष्य आदि। चलिए समझते हैं प्रकाश की जो है दोहरी प्रकृति क्या होती है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश कभी तरंग तो कभी कण के समान व्यवहार करता है, इसे ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश कभी तरंग तो कभी कण के समान जो है व्यवहार करता है, इसे ही जो है प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश के कुछ गुण हैं, जैसे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ऋजुरेखीय गमन, प्रकाश का परावर्तन आदि की व्याख्या प्रकाश को तरंग मानकर की गई है तथा कुछ गुणों की व्याख्या जैसे प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव आदि को कणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का श्रेय न्यूटन को जो है दिया जाता है। किनको? तो न्यूटन को जो है दिया जाता है, जिसके अनुसार प्रकाश अत्यंत जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और यह सीधी रेखा में गमन करते हैं। चलिए देखते हैं प्रकाश से संबंधित अन्य जो है भौतिकविदों के सिद्धांत। हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस ने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रमाणित किया है। हाइगेंस ने जो है प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रमाणित किया है। नेक्स्ट है थॉमस यंग के अनुसार जो है इन्होंने प्रकाश के जो है व्यतिकरण का सिद्धांत दिया। जो थॉमस यंग हैं, इन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण का जो है सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है मैक्सवेल के अनुसार क्या है, उनको देखें। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत दिया है। इन सिद्धांतों ने प्रकाश के तरंग स्वरूप की और अधिक अभिपुष्टि की है। नेक्स्ट है मैक्स प्लांक के अनुसार क्या है। मैक्स प्लांक ने जो है कहा कि प्रकाश का उत्सर्जन ऊर्जा की छोटी छोटी इकाइयों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटम कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? क्वांटम कहा जाता है। नेक्स्ट है आइंस्टीन के अनुसार वर्ष 1905 में आइंस्टीन ने भी प्रकाश को क्वांटाइज्ड कहा, जो कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों
के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। क्वांटाइज्ड परिकल्पना प्रकाश के कण होने की पुष्टि करती है। इस प्रकार प्रकाश एक जो है तरंग भी है और एक जो है कण भी है। अब देखते हैं प्रकाश के लक्षण। प्रकाश के लक्षण क्या क्या हैं? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है? गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। कितना होता है इनका चाल? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है जो विभिन्न रंगों के लिए अलग अलग होता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा जो है बदलता है। प्रकाश अवसान सुस्ती प्रदर्शन करता है। प्रकाश जो है यह अवसान सुस्ती प्रदर्शन करता है। प्रकाश ध्रुवन प्रदर्शन करता है। प्रकाश जो है यह ध्रुवन प्रदर्शन करता है। प्रकाश पतरंगी स्रोत से बदलने पर विभाजित हो जाता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात में भी जो है गमन कर सकता है। किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम हो जाती है। किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है निर्वात की अपेक्षा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है विभिन्न माध्यमों में जो है प्रकाश की चाल क्या है। यहाँ से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरफ में है माध्यम और जो है यहाँ पर है प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। जल में कितना होता है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तारपीन का तेल जो है इनमें कितना प्रकाश की चाल क्या होती है? तो वह है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में क्या होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। और हीरा में क्या होता है चाल? तो 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इनको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी वस्तु या अवरोध से टकराता है तो उसका कुछ भाग वापस लौट जाता है। जब प्रकाश किसी जो है वस्तु या अवरोध से टकराता है तो उसका जो है कुछ भाग वापस लौट आता है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अवरोध जितना चिकना, पॉलिशदार या घना होता है, प्रकाश का परावर्तन उतना ही क्या होते हैं? अधिक होता है। यहाँ पर जो है ये आपतित किरण है और ये जो है परावर्तित किरण है, और यहाँ पर ये जो है सतह है। जब आपतित किरण आते हैं तो यह जो है परावर्तित किरण जो है हो जाते हैं, जो कि इस तरफ जो है आपको दिख रहा होगा परावर्तित किरण, और इनके बीच में जो है क्या होता है? अभिलंब होते हैं। आपतित किरण और जो है अभिलंब, इनके बीच में जो कोण बनता है उनको आई मानते हैं, और जो अभिलंब है परावर्तित किरण है, इनके बीच में जो बनते हैं उनको आर मानते हैं। जिस पृष्ठ से टकराकर प्रकाश किरण मुड़ती है उसे जो है परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ से दूर जाने वाले किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ से समकोण बनाती रेखा को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण होते हैं, जिनको कि आई जो है मानते हैं, एवं अभिलंब और जो है परावर्तित किरण के बीच का कोण जो है परावर्तन कोण होता है आर, इनको जो है कहते हैं। तो इनको याद रखिएगा, अभिलंब और जो है आपतित किरण के मध्य में जो है कोण बनता है वो आपतित कोण होते हैं, आपतन कोण होते हैं, और जो अभिलंब और जो है परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है उनको जो है परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या, इनको देखें। इनके जो है 2 नियम हैं। फर्स्ट में देखते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण जो है ये परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। सेकंड में है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा जो है
परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा जो है परावर्तित किरण तीनों ही जो है एक ही तल में होते हैं। चलिए अब समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं प्रकाश का? जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का कारण क्या है? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होना ही अपवर्तन का कारण है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अविलंब से जो है दूर हट जाती है। इनको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जब प्रकाश जो किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण जो है अविलंब की ओर जो है झुक जाती है, और वहीं जो है सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अविलंब से जो है दूर हट जाती है। यहाँ पर देखें तो ये जो आ रहे हैं ये आपतित जो है किरण है, और ये जो है अपवर्तित किरण है। ये आपतित किरण है और यह जो है अपवर्तित किरण है, और यह क्या है अविलंब है। ये विरल माध्यम है और यह जो है क्या है सघन माध्यम है। अगर विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाए तब क्या होता है, जो प्रकाश किरण होते हैं वह अविलंब की ओर जो है झुक जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यह अविलंब की ओर जो है झुकी हुई है। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, और यहाँ पर इस फिगर में देखें तो ये जो है आपतित किरण है और ये आपतन कोण है, और उनके पास जो है ये अपवर्तित किरण है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जब सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम है और यह जो है विरल माध्यम है, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये जो है प्रकाश किरण जो है ये अविलंब से जो है दूर हट जाती है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये अविलंब है और अविलंब से जो है ये दूर जो है हट जाती है। तो इनको याद रखिएगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब जो है जो प्रकाश किरण है वो अविलंब से दूर जाएगा, और वहीं अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो प्रकाश किरण जो है अविलंब की ओर जो है झुक जाती है। यदि प्रकाश किरण अविलंब के समानांतर प्रवेश करती है, यदि प्रकाश किरण अविलंब के समानांतर प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल गति में परिवर्तन होता है। चलिए समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं। प्रकाश के अपवर्तन के जो हैं दो नियम हैं। चलिए उन दोनों नियम को समझते हैं। पहला देखते हैं इनके नियम क्या हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों ही जो है एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब ये तीनों ही एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण ज्या साइन तथा जो है अपवर्तन कोण की जो है ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि अपवर्तन कोण आर तथा जो है आपतन कोण क्या है आई है, तब नियतांक क्या होगा, साइन आई बटे जो है साइन आर होते हैं। इनको आप याद रखिएगा, साइन आई बटे साइन आर। इस नियम को जो है स्नेल का भी नियम कहते हैं। ये जो यहाँ पर है नियतांक साइन आई बटे साइन आर, इस नियम को जो है स्नेल का भी जो है नियम कहते हैं। नेक्स्ट समझते हैं अब प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण क्या हैं उनको देखें। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण जल से भरा बर्तन अथवा तालाब आदि की पेंदी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। जल के अंदर पड़ी वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कुछ कम प्रतीत होता है।
जब जल से भरा बर्तन अथवा तालाब आदि की जो पेंदी होती है वह वास्तविक गहराई से जो है कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं। जब जल के अंदर जो है पड़ी वस्तु की आभासी जो गहराई होती है वास्तविक गहराई से कुछ कम जो है प्रतीत होती है। पानी से भरे कांच के गिलास में रखी बॉल को पार्श्व से देखने पर जो है वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो है सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कुछ पहले ही दिखाई देने लगती है। रात में तारों का टिमटिमाना ये भी जो है इनके कारण से ही होता है। द्रव में जो है अंशतः डूबी सीधी छड़ का जो है टेढ़ा प्रतीत होना। सुबह अथवा शाम के समय सूर्य की आकृति चपटी या अंडाकार प्रतीत होती है। नेक्स्ट है अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी माध्यम जैसे जल हो गया, हवा, कांच आदि, इनका जो है अपवर्तनांक एक संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे प्रकाश की जो है चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c है तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल b है, तब जो अपवर्तनांक होंगे वो क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इनको याद रखिएगा। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, n बराबर जो है c बाय जो है v। अपवर्तनांक मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है, इनको आप याद रखिएगा। ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक सामान्यतः घटता है। नेक्स्ट समझते हैं क्रांतिक कोण क्या होते हैं, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे C से निरूपित करते हैं। जब कोई प्रकाश किरण है, जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या है, 90 डिग्री होता है, तो वह क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इनको जो है C से निरूपित करते हैं। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध क्या है। अपवर्तनांक U बराबर क्या होगा, 1/sin c या sin c बराबर 1/u। जहाँ पर C क्या है, ये C क्या है, यह क्या है, क्रांतिक कोण है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होने पर क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, कम हो जाता है। अगर सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है अगर वो अधिक है तो जो क्रांतिक कोण का मान है वो क्या होगा, कम होता है। यहाँ पर जो है कुछ माध्यमों में जो है अपवर्तनांक और जो है क्रांतिक कोण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि जल के जो है अपवर्तनांक क्या है, तो 1.33 या 4/3। इनके क्रांतिक कोण क्या होंगे, तो वह 48.5 डिग्री होंगे। नेक्स्ट है क्राउन कांच, इनके अपवर्तनांक क्या होंगे, 1.52 और इनका जो क्रांतिक कोण होगा वो होगा 4.1 डिग्री। नेक्स्ट है फ्लिंट कांच, इनका जो है अपवर्तनांक क्या होता है, 1.65 होते हैं और इनका जो क्रांतिक कोण होता है वो होता है 37.4 डिग्री। नेक्स्ट है हीरा का अपवर्तनांक क्या होगा, 2.42 और इनका जो क्रांतिक कोण होगा यह हो जाएगा 24.4 डिग्री। तो हीरा का जो है अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर देखें तो 2.42 होता है। इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब समझते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता बल्कि संपूर्ण प्रकाश का जो है परावर्तित होता है।
सभी प्रकाश का परावर्तित होकर सघन माध्यम में वापस जो है लौट आता है। इस परावर्तन को जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ शर्तें हैं, उनको देखें। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो है शर्तें क्या हैं? जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या हो? अधिक हो। जब सघन माध्यम में जो है आपतन कोण का मान क्या हो? क्रांति कोण के मान से क्या हो? अधिक हो। चलिए यहाँ पर देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या क्या है। हीरे में जो है जगमगाहट, ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच के चटके हुए भाग का अत्यधिक चमकना, पानी में डूबी हुई प्रणाली का चमकीला दिखाई देना, कालिख से पोता हुआ गोले का अधिक जो है चमकना, पानी में हवा भरे बुलबुले का जो है चमकना, ये सभी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है। नेक्स्ट है प्रकाशित तत्व क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं। वैसे तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग कर इसे वक्रीय मार्ग पर चलाया जा सकता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को उसकी तीव्रता में बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। तो ये जो है ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, जो कि सिग्नल को जो है बड़ी तीव्रता से ही जो है एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर बिना क्षय हुए जो है, बिना नष्ट हुए इनको जो है भेजा जा सकता है। प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर ये क्वार्टज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक रेशे की मोटाई जो है लगभग कितना होता है? 10 जो है -4 सेंटीमीटर होती है। तंतु के चारों ओर अपेक्षाकृत कम अपवर्तनांक के पदार्थ की पतली परत लगा दी जाती है, और वो जो है कम अपवर्तनांक कितना होता है लगभग? तो 1 से लेके जो है 1.5 हो सकता है, लगभग ये दिया गया है यहाँ पर। अब समझते हैं प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर के क्या उपयोग हैं। संचार सेवाओं में संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में इनका उपयोग होता है ऑप्टिकल फाइबर का। विद्युत संकेतों को प्रकाश संकेतों के माध्यम से संप्रेषित करने में इनका उपयोग होता है। शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में भी जो है इनका उपयोग होता है। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण में भी इनका जो है उपयोग होता है। तो इन सभी जगहों पर जो है इनका उपयोग होता है ऑप्टिकल फाइबर का। भौतिकविदों का मानना है कि भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी प्रकाशिक तंतु पर ही आधारित होगी। अब समझते हैं लाइफाई क्या होता है। लाइफा का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट फिडेलिटी होते हैं, अर्थात जो है इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रकाश तद्रूपता कहा जाता है। यह एक जो है वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीक है। यह एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीक है जिसमें डेटा संचरण के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा 10 GB प्रति सेकंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। कितना? तो 10 GB प्रति सेकंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। इस तकनीक का आविष्कार वर्ष 2011 में, कब? 2011 में जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक हेराल्ड हास ने जो है किया था। या इस नाम को याद रखिएगा। जो ऑप्टिकल फाइबर तकनीक है, इनका आविष्कार किसने कब हुआ था? 2011 में। और करने वाले कौन थे? तो वह जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक हेराल्ड हास ने किया था। भारत ने जनवरी 2018 में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका सफल परीक्षण किया गया। भारत ने जो है जनवरी 2018 में, कब? 2018 में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इनका जो है सफल परीक्षण किया गया। अगला नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश तरंगें किसी अवरोध से टकराती है तो वे अवरोध के किनारे पर मुड़ जाती है। जब प्रकाश तरंगें किसी अवरोध से टकराती है तो वे अवरोध के किनारे पर जो है मुड़ जाती है और
अवरोध की जो है ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन अवरोध के कारण पर निर्भर करता है। प्रकाश का विवर्तन जो है अवरोध के आकार पर जो है निर्भर करता है। चलिए समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा जो है प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। वास्तव में प्रकाश का प्रकीर्णन माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का अवशोषण तथा जो है पुनः उत्सर्जन है। वास्तव में क्या है? प्रकाश प्रकीर्णन माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का अवशोषण तथा पुनः जो है उत्सर्जन है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा जो है लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि किस प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो वो है बैंगनी रंग का, और सबसे कम किसका होता है, तो वह है लाल रंग का। भौतिकविद रेले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। जिस रंग का प्रकाश का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, उस रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे ज़्यादा होगा, अधिक होगा। यहाँ पर दिए गए हैं विभिन्न रंगों में प्रकाश का प्रकीर्णन का जो है घटता क्रम क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है बैंगनी आएगा, उनके बाद जो है जामुनी कलर आएगा, उनके बाद जो है नीला, उनके बाद हरा, उनके बाद जो है पीला, उनका नारंगी, उसके बाद जो है लाल आएंगे। सबसे अंत में क्या होगा? लाल आएगा। और सबसे जो है पहले क्या आएगा? बैंगनी। बैंगनी का जो है प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और लाल का जो है कम होता है। अब चलिए समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन के उदाहरण क्या क्या, उनको देख लेते हैं। पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यह जो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से दिखाई पड़ता है। सूर्योदय तथा जो है सूर्यास्त के समय सूर्य का अधिक लाल दिखाई देना, यह भी जो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से होता है। जब दिन के समय सूर्य सिर के ऊपर होता है, तो प्रकाश को वायुमंडल से कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे प्रकीर्णन कम होता है और सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है। समुद्र का पानी भी जो है प्रकीर्णन के कारण से जो है नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से आकाश का काला दिखाई देना, यह भी जो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से होता है। अंतरिक्ष से आकाश का काला दिखाई देना। नेक्स्ट है खतरे के संकेतों के रंग लाल बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह जो है दूर तक दिखाई देता है। अब समझते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। यही घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। यही घटना जो है वर्ण विक्षेपण कहलाती है। जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म के भीतर से गुजारा जाता है, तो श्वेत प्रकाश की जगह 7 अलग अलग जो है रंग प्राप्त होते हैं। जब प्रकाश की जो है श्वेत किरण को प्रिज्म से अगर गुजारा जाए, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है आपका 7 कलर जो है, जिनको हम लोग विविग्योर कहते हैं, इनमें जो है 7 कलर जो है आपको मिलेंगे। बी से हो गया आपका बैंगनी, आई से हो गया जामुनी कलर होते हैं, एक नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, लाल होता है। तो ये जो है 7 जो है यहाँ पर कलर होते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम में जो है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और यह सबसे कम जो है विचलित होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है यह सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है और यह सर्वाधिक जो है विचलित होता है। इंद्रधनुष रेनबो। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इंद्रधनुष।
कभी कभी वर्षा ऋतु में आकाश में 7 रंगों की धनुषाकार पट्टी दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण जल की बूंदों में से प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाला वर्ण विक्षेपण होता है। इस घटना में जल की बूंदें प्रिज्म जैसा व्यवहार करती है। इंद्रधनुष जो है 2 प्रकार का होता है। इंद्रधनुष जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए इनको समझते हैं। एक होते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो। एक होते हैं सेकेंडरी रेनबो होते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है? जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है, तब जो है प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का जो है 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है, तब जो है ये प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर तथा जो है बैगनी रंग जो होते हैं वो अंदर की ओर होता है। चलिए समझते हैं अब जो है सेकेंडरी रेनबो क्या होते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाले सूर्य की किरणों का दो बार अपवर्तन तथा 2 बार परावर्तन होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। इसमें बैगनी रंग बाहर की ओर तथा जो है लाल रंग अंदर की ओर होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। नेक्स्ट समझते हैं वस्तुओं के रंग, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर बोला जाए कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं लाल, हरा, वो नीला होता है। 3 रंग जो है प्राथमिक रंग होते हैं। द्वितीयक रंग 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो है द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। जैसे कि लाल और नीला, इन दोनों को मिलाया जाए तो ये जो है मैजेंटा जो है कलर आता है। हरा और अगर नीला को मिलाया जाए तो पिकॉक नीला या सियान जो है कलर आते हैं बनेगा। और लाल अगर हरा कलर को मिलाया जाए तो ये जो है पीला कलर जो है बनता है। तो ये जो है द्वितीयक रंग के जो एग्जाम्पल हैं। लाल नीला को अगर मिलाया जाए तो मैजेंटा बनेगा कलर, हरा नीला को मिलाया जाए तो पिकॉक नीला या सियान बनेगा, लाल हरा को मिलाया जाए तो पीला जो है कलर बनता है। नेक्स्ट है पूरक रंग क्या होते हैं। जिन 2 रंगों को मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त होता है उसे एक दूसरे का जो है पूरक रंग कहते हैं। जैसे लाल पिकॉक नीला या सियान मिलाएंगे तो सफ़ेद बनेगा, हरा मैजेंटा को मिलाएंगे तो सफ़ेद बनेगा, नीला पीला को अगर मिलाया जाए सफ़ेद बनेगा, हरा लाल हरा नीला इन तीनों को मिला दिया जाए तो भी जो है यहाँ सफ़ेद बनेगा। तो ये जो है पूरक रंग होते हैं। पूरक रंग किसे कहते हैं? जिन 2 रंगों को मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त होता है उन्हें जो है पूरक रंग कहते हैं। उन्हें जो है एक दूसरे का क्या कहते हैं? पूरक रंग कहते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज में जो है बताया गया है अच्छी तरीके से, बीच में क्या सफ़ेद है। जब इस लाइन को यहाँ पर देखें, यहाँ पर है और इस तरफ से यहाँ पे है। अगर पिकॉक नीला और जो है लाल को मिलाया जाए तो सफ़ेद बनेगा। उसी प्रकार अगर हरा और मैजेंटा को मिलाया जाए तो सफ़ेद बनेगा। उसी प्रकार पीला और जो है नीला को मिलाया जाए तो सफ़ेद बनेगा। तो इस प्रकार जो यहाँ पर डायग्राम में जो है दिए गए हैं। उनके बाद यहाँ पर जो है लाल और हरा को मिलाया जाए तो ये बनेगा क्या? पीला बनेगा। लाल और हरा को मिलाया जाए तो पीला बनेगा। उसी प्रकार हरा और जो है नीला को मिलाया जाए तो यह जो है पिकॉक नीला बनेगा। उनके बाद नीला और जो है लाल को मिलाया जाए तो मैजेंटा जो है बनेगा। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। जो रंगीन टेलीविज़न होते हैं इनमें जो है प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। प्रकाश का ध्रुवन क्या होता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है? इनको समझते हैं। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो, प्रत्येक दिशा में सममित ना हो तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं तथा प्रकाश संबंधी यह घटना प्रकाश का ध्रुवन कहलाती है। ध्रुवन प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है जो अनुदैर्घ्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर स्पष्ट करती है। अनुदैर्घ्य तरंगों में
ध्रुवन की घटना नहीं होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवन की घटना होती है। इनको याद रखिएगा, जो अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं इनमें जो है ध्रुवन की घटना नहीं होती है, जबकि जो अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं इनमें जो है ध्रुवन की घटना होती है। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पोलेराइट का उपयोग किया जाता है। इसमें एक झिल्ली होती है जिससे कांच की दो प्लेटों के बीच रखा जाता है, जिसे कांच के जो है दो प्लेटों के बीच में रखा जाता है। यह झिल्ली नाइट्रोसेल्यूलोज तथा जो है हरपेथाइट के मिश्रण से बनी होती है। चलिए समझते हैं ध्रुवन के उपयोग क्या क्या है। प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए धूप के चश्मे में ध्रुवन का उपयोग होता है। पानी से भीगी सड़कों से परावर्तित प्रकाश की चकाचौंध से बचने में होता है। कार की खिड़की तथा जो है हेडलाइट कवर ग्लास पर होते हैं। त्रिविमीय चित्रों को देखने के लिए बने विशेष चश्मों में इनका प्रयोग होता है। पोलेराइट फोटोग्राफी व कैमरा में इनका उपयोग होता है। धातुओं के प्रकाशीय गुणों के अध्ययन में जो है इनका उपयोग होता है। किसी विलयन में जो है शर्करा की सांद्रता ज्ञात करने में भी जो है इनका उपयोग होता है। अब समझते हैं प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, उनको देखते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत अधिक पाई जाती है तथा कुछ बिंदुओं पर बहुत कम। इसी घटना को जो है व्यतिकरण कहते हैं। याद रखिएगा, इसी घटना को क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। व्यतिकरण जो है दो प्रकार के होते हैं। चलिए उनको समझते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला है संपोषी व्यतिकरण। ये क्या होते हैं, इनको समझते हैं। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में जो है मिलती है, वहाँ प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट है सेकंड में विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती है, वहाँ प्रकाश की परिणामी तीव्रता न्यूनतम या जो है शून्य होती है। इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण क्या क्या है। जल की सतह, फर्श पर फैली केरोसिन तेल की बूंदों का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। नेक्स्ट है दर्पण, मिरर क्या होते हैं? वह पदार्थ जो निश्चित नियमानुसार आपतित किरण का कम से कम 98% परावर्तित करता है, वह जो है दर्पण कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है। समकोण पर झुके दो दर्पणों के बीच रखी वस्तु के 3 प्रतिबिंब बनते हैं। समकोण पर झुके दो दर्पणों के बीच कोई अगर वस्तु रखी वस्तु के जो है 3 जो है प्रतिबिंब बनते हैं। दर्पण के प्रकार, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होते हैं, इनको समझते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है? समतल दर्पण कांच की समान मोटाई की चिकनी पट्टी के एक तरफ किसी चमकीली धातु जैसे पारा या चांदी का लेप करके तथा जो है उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का लेप करके बनाया जाता है, जो कि प्रकाश किरणों को उस पार जाने से रोकता है। ये जो है समतल दर्पण होते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? कांच की समान मोटाई की चिकनी जो है पट्टी के एक जो है तरफ किसी चमकीली धातु जैसे पारा हो गया या चांदी का लेप करके तथा जो है उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का लेप करके बनाया जाता है, जो कि प्रकाश किरणों को उस पार जाने से रोक लेता है। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, उनको देखते हैं। समतल दर्पण का उपयोग आईना बनाने में, बहुरूपदर्शी बनाने में, पारदर्शी बनाने में इनका जो उपयोग होता है। समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी जो है सीधा बनता है।
जो समतल दर्पण है इनसे प्राप्त जो प्रतिबिंब होते हैं ये सदैव जो है आभासी तथा जो है सीधा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो इनके प्रतिबिंब का आकार होता है यह जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखा हो। दो समतल दर्पणों को समांतर रखने पर अनंत प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। अगर दो समतल दर्पण हैं उनको अगर समानांतर में रखा जाए तो यहाँ पर जो है अनंत जो है प्रतिबिंब का निर्माण होता है। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का आधा होना आवश्यक है। किसी वस्तु का जो है पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए देने हेतु जो है जो दर्पण की ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर क्या है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी एक सतह बाहरी या भीतरी पॉलिशदार होती है। जिसकी एक सतह जो होते हैं बाहरी या भीतरी जो भी हो दोनों में से कोई जो है एक सतह जो है पॉलिशदार होती है ताकि पृष्ठ से प्रकाश का नियमित परावर्तन हो सके। गोलीय दर्पण जो होते हैं ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं चलिए उनको देखते हैं। दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ द मिरर। दर्पण का ध्रुव क्या होता है उनको समझते हैं। जो गोलीय दर्पण है गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगला निष्ठ है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यह उस गोले की त्रिज्या होती है जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है। अगला नेक्स्ट समझते हैं प्रधान अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक सरल रेखा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक सरल रेखा को गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। फोकस क्या होता है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से अपसारित या आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। नेक्स्ट है फोकस दूरी। फोकल लेंथ क्या होता है? ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी या फोकसांतर कहा जाता है। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? फोकस दूरी बराबर क्या होते हैं? वक्रता त्रिज्या बटे जो है 2 होता है। फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटे 2 होते हैं। इनको आप जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर क्या है इनको समझते हैं। इनको अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं वो अंदर की ओर जो है अर्थात गोले के जो है केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। चलिए फिगर को देखते हैं, इनको समझते हैं। ये क्या है? ये अवतल दर्पण है और यहाँ पर देखें तो जो इनके परावर्तक सतह हैं वो जो है अंदर की ओर है, तो ये क्या हो जाएंगे? अवतल दर्पण हो जाएंगे। तो इनको याद रखिएगा, जो अवतल दर्पण होते हैं इनमें जो है परावर्तक जो पृष्ठ होते हैं वो अंदर की ओर होता है जैसा कि यहाँ पे है, और ये जो है समांतर जो है प्रकाश किरणें हैं जो कि यहाँ से जो है परावर्तित होकर जो है यहाँ पर जो है मिल रहे हैं सभी। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे सभी मिल रहे हैं। तो ये जो है अवतल दर्पण होते हैं। इनका जो है जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर होता है।
यह प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर एकत्रित करता है। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति। चलिए देखते हैं अवतल दर्पण के द्वारा जो है बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति बदलकर विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है वस्तु की स्थिति दिया गया है और वस्तु का जो है प्रतिबिंब की स्थिति दिया गया है। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार क्या होगा वो यहाँ पर दिए गए हैं और प्रतिबिंब की जो है प्रकृति क्या होगी वो दिया गया है। और नीचे में जो है इनके जो है डायग्राम भी दिए गए हैं। पहले इनको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर है तो जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस पर होगा और वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो क्या होगा, छोटा होगा अगर वस्तु अनंत पर है तब। और जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वह उल्टा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। अगर वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, वक्रता केंद्र वो अनंत के बीच में है। वक्रता केंद्र वो अनंत के बीच में है तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगा वह फोकस पर तथा जो है वक्रता केंद्र के बीच में होगा। और वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिंब होगा उनका आकार क्या होगा, छोटा होगा। और जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो उल्टा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। नेक्स्ट है वस्तु की स्थिति अगर वक्रता केंद्र पर है। वस्तु की स्थिति अगर वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब का जो स्थिति है वो वक्रता केंद्र पर होगा और जो इनका जो है आकार होगा वह समान आकार का होगा और प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगी वह उल्टा वो वास्तविक होगा। नेक्स्ट है अगर फोकस एवं जो है वक्रता केंद्र के बीच में है तब क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति तो वक्रता केंद्र और जो है अनंत के बीच में होगा और यहाँ पर जो है इनका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। और प्रकृति की जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो क्या होगा, उल्टा या वास्तविक होगा। अगर वस्तु जो है फोकस पर है तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे होगा, अनंत पर होगा और इनका आकार क्या होगा, अत्यधिक बड़ा होगा और इनकी प्रकृति क्या होगी, उल्टा तथा जो है वास्तविक होगा। नेक्स्ट है वस्तु की स्थिति अगर फोकस पर तथा जो है ध्रुव के बीच में है। फोकस पर तथा ध्रुव के बीच तो दर्पण के पीछे जो है इनका प्रतिबिंब बनेगा और इनकी आकार जो होगा वो बड़ा होगा, आवर्धित होगा और प्रतिबिंब का जो प्रकृति है वो सीधा वो क्या होगा, आभासी होगा। चलिए नीचे में जो है फिगर दिए गए हैं इनको समझते हैं। फिगर जो ए में है यहाँ पर जो है वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर है और इनका जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर जो बन रहा है फोकस से बन रहा है। इनका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस से बन रहा है और इनका जो आकार होगा बहुत ही छोटा यहाँ पर बनेगा और इनका जो प्रकृति होगा वह उल्टा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। नेक्स्ट जो है चित्र बी में देखें तो जो चित्र बी है यहाँ पर जो है वस्तु जो रखा गया है वह जो है वक्रता केंद्र वो अनंत के बीच में रखा गया है। अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाए तब जो इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। फोकस पर तथा जो है वक्रता जो है केंद्र सी इनके बीच में बनेगा इनका जो है प्रतिबिंब और जो इनका आकार होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट देखते हैं फिगर नंबर सी। यहाँ पर जो है फिगर नंबर सी में है, यहाँ पर जो वस्तु है यह जो है वक्रता केंद्र पर रखा गया है, जो कि यहाँ पर आपका सी नोट किया गया है। वक्रता केंद्र पर रखा गया वस्तु और इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वह जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और इनका जो आकार होगा वह जो है समान आकार का होगा और इनका जो प्रकृति होगा उल्टा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। नेक्स्ट यहाँ पर डी में है, यहाँ पर जो है जो फोकस है और जो है वक्रता केंद्र है इनके बीच में वस्तु रखा गया है तब जो है इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इनका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर बनेगा। वक्रता केंद्र और जो है अनंत के जो है बीच में बनेगा इनका प्रतिबिंब। और अगर जो वस्तु है अगर फोकस और जो है वक्रता केंद्र के बीच में है तो इनका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट है फिगर नंबर ई को देखते हैं।
फिगर नंबर ई में जो है जो वस्तु है वह जो है फोकस पर रखा गया है। अगर वस्तु फोकस पर है तो इनका जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और जो आकार होंगे वो अत्यधिक जो है बड़ा बनेगा। और इनमें जो प्रकृति होगी वह उल्टा वो जो है वास्तविक होगा। नेक्स्ट है एफ में, अगर वस्तु फोकस तथा जो है ध्रुव, फोकस तथा जो है ध्रुव इनके बीच में है, तब जो है यह जो है दर्पण के पीछे इनका जो प्रतिबिंब बनेगा, इनका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के जो है पीछे इनका जो है प्रतिबिंब बनेगा। और यह जो है बड़ा बनेगा आकार में प्रतिबिंब। और जो है इनका जो है प्रकृति जो होगी वह सीधा वो आभासी होगा। अब यहाँ न समझते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है कहाँ कहाँ पे होता है। अवतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरणपुंज प्राप्त करने में इनका जो है प्रयोग होता है। सेविंग दर्पणों में भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी जो है इनका प्रयोग होता है। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट समझते हैं अब उत्तल दर्पण क्या होते हैं, अपसारी दर्पण क्या होता है। इनको कॉन्वेक्स जो है मिरर कहते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण का आंतरिक भाग कलई कर दिया जाए और बाहरी भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण का आंतरिक भाग कलई कर दिया जाए और बाहरी भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे जो है उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। यहाँ पे जो ये आकृति देख रहे हैं आप, ये जो उत्तल दर्पण के एग्जाम्पल हैं। देखिए यहाँ पर जो कलई किया गया इस तरफ में, इस सतह में, और जो किरण आ रही है इस तरफ में आ रहा है, और ये जो है परावर्तित सतह है जो कि परावर्तित हो रहा है। तो ये जो है उत्तल दर्पण होते हैं। इनका जो है कलई अंदर की तरफ में होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, चलिए देखते हैं, इनको समझते हैं। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, चाहे वस्तु की स्थिति कुछ भी हो। उत्तल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब निम्न प्रकार के होते हैं। जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो फोकस पर एक आभासी छवि बनती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होता है। जो प्रतिबिंब का आकार होता है यह जो है वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होता है। यहाँ पर इस फिगर में देखें तो ये भी जो है उत्तल दर्पण है, और अगर वस्तु अनंत पर रखा है तब तो जो है फोकस पर एक जो है आभासी छवि बनता है, और जो कि जिसका जो है प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देखें, यह जो है इनका आकार जो है वस्तु की तुलना में बहुत ही जो है छोटा होता है। जब किसी वस्तु को दर्पण से सीमित दूरी पर रखा जाता है तो ध्रुव और उत्तल दर्पण के फोकस के बीच एक आभासी छवि बनती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में क्या होता है? छोटा होता है। जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, अगर वस्तु को जो है दर्पण से सीमित दूरी पर रखा जाता है, अगर वस्तु को दर्पण से सीमित दूरी पर रखा जाता है तो ध्रुव और उत्तल दर्पण के फोकस के बीच एक आभासी छवि बनती है, जो कि प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु की तुलना में क्या होता है? छोटा होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उनको समझते हैं। रोड पर लगे परावर्तक लैंप में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। गाड़ी के जो है पीछे तरफ जो है दृश्य को दर्पण में देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। मेट्रो प्लेटफॉर्म पर भी जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए
ये जो है सूत्र होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहाँ पर u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है। u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है। v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। और f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी है। अब समझते हैं यहाँ पर जो है प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या है। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं तथा इसे m से निरूपित करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये m क्या है, ये प्रतिबिंब का जो है रेखीय आवर्धन इसको बोलते हैं हम लोग। तो m से इनको जो है डिनोट करते हैं। m बराबर क्या हो जाता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। नेक्स्ट अब समझते हैं लेंस क्या होते हैं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, उसे जो है लेंस कहते हैं। द्विउत्तल लेंस, बायकॉन्वेक्स लेंस या उभयोत्तल लेंस, इनमें जो है दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, उत्तल होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं। सेकंड में है समतलोत्तल लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इनमें क्या होता है, एक पृष्ठ जो है उत्तल होता है तथा दूसरा जो है समतल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। एक क्या है, उत्तल है, दूसरा क्या है, यहाँ पर जो है समतल है। नेक्स्ट है थर्ड में है अवतलोत्तल लेंस, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। इनमें जो है एक पृष्ठ उत्तल तथा जो है दूसरा पृष्ठ क्या होता है, अवतल होता है। एक पृष्ठ क्या होता है, उत्तल होता है, और दूसरा पृष्ठ क्या होता है, अवतल होता है। नेक्स्ट है 4 नंबर में है उभयावतल बायकॉन्केव लेंस। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आप, इनमें जो है दोनों पृष्ठ क्या होता है, अवतल जो है अवतल होते हैं। दोनों पृष्ठ क्या होता है, अवतल होता है। नेक्स्ट है समतलावतल। समतलावतल क्या है, समतलावतल लेंस, प्लेनो कॉन्केव लेंस। एक पृष्ठ अवतल तथा जो है दूसरा पृष्ठ जो है क्या होते हैं, समतल होते हैं। एक पृष्ठ अवतल होता है, दूसरा पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है। नेक्स्ट है उत्तलावतल। उत्तलावतल क्या है, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस क्या है, एक पृष्ठ इनमें जो है क्या होता है, अवतल होता है, और दूसरा पृष्ठ क्या होता है, उत्तल होता है। अब समझते हैं यहाँ पर जो है उत्तल लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है। कॉन्वेक्स लेंस वह लेंस जो बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो, उत्तल लेंस कहलाता है। द्विउत्तल लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। यह किनारों पर पतला और जो है बीच में मोटा होता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इन्हें जो है अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस। वह लेंस जो कि अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो, अवतल लेंस कहलाता है। यह किनारे पर उभरा हुआ तथा बीच में जो है दबा हुआ होता है। द्विअवतल लेंस अथवा उभयावतल लेंस को ही अवतल लेंस कहते हैं। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इनको जो है अपसारी लेंस भी कहते हैं। लेंस का जो है सूत्र क्या होता है, लेंस फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जहाँ पर f क्या है, यह फोकस दूरी है, v क्या है, यह प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, यह वस्तु की जो है दूरी है। नेक्स्ट है आवर्धन, मैग्निफिकेशन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे m से निरूपित किया जाता है। यदि वस्तु की ऊंचाई o हो तथा लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है i हो, तो लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन m होता है। m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होता है, I/O। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब
दूरी भी से भी संबंधित है, तब क्या होता है, तब जो है m बराबर क्या हो जाएगा, I बटे O बराबर जो है ये B बटे U के बराबर होगा। यदि आवर्धन क्षमता धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो प्रतिबिंब जो है सीधा एवं आभासी होगा। अगर आवर्धन क्षमता धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा होगा और आभासी होगा। यदि आवर्धन क्षमता ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस क्या है उनको समझते हैं। किसी लेंस की क्षमता उसके द्वारा किरणों को मोड़ने की क्षमता पर निर्भर करती है। जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ने में सक्षम होता है, उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम अथवा जो है अधिक होती है। इसे P द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या होते हैं, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होगा, 1 बटे फोकस दूरी F होगा। P बराबर क्या होता है, 1 बटे F होता है। P बराबर 1 बटे F यह मीटर की स्थिति में होते हैं। अगर सेंटीमीटर की स्थिति में हो तो P बराबर क्या होगा, 100 बटे क्या होगा, F होगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर। अब तक लेंस की क्षमता ऋणात्मक तथा जो है उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। लेंसों के उपयोग, यूजेज ऑफ लेंस। उत्तर लेंस का उपयोग अनेक प्रकाशिक यंत्रों में किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा, फिल्म प्रोजेक्टर आदि में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग कहाँ होता है, हमारे दैनिक जीवन में अवतल लेंस का कई उपयोग होते हैं, जैसे दूरबीनों में, कैमरों में, लेज़र में, फ्लैश लाइट में, निकट दृष्टि दोष आदि में जो है अवतल लेंस का उपयोग होता है। ये मानव नेत्र का जो है डायग्राम है। यहाँ पर ये जो है ये मांसपेशियाँ यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे जो है जलीय द्रव होता है इस जगह पर। यहाँ पे जो है नेत्र द्वार होते हैं ये वाले, और ये कॉर्निया है, और यहाँ पर जो ये क्या है, आइरिस है, और ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये क्या होते हैं, लेंस होते हैं। ये वाले क्या है, दृश्य पटल है, और ये वाले क्या है, ये कोरोइड है, कोरोइड, और ये वाले क्या है, ये रेटिना है, और ये क्या है, पित्त बिंदु है। यहाँ पर होते हैं अंध बिंदु होता है, और ये प्रकाश सिरा होता है। ये वाले क्या है, प्रकाश सिरा है। कॉर्निया क्या होते हैं, नेत्र के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहते हैं। नेत्र के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और नेत्रदान में जो है इसी का उपयोग किया जाता है। इसका कार्य क्या होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन करना होता है। इनका कार्य क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन करना। नेक्स्ट यहाँ समझते हैं रेटिना, दृष्टिपटल क्या होते हैं। इसे फोटोग्राफिक फिल्म भी जो है कहा जाता है। इसे फोटोग्राफिक फिल्म भी जो है कहा जाता है, क्योंकि इसी पर जो है वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होता है क्षण कोशिका, एक होता है शंकु कोशिका। एक क्या होते हैं, एक होता है क्षण कोशिका होता है, एक होते हैं रोड सेल होते हैं, एक होते हैं कोन सेल। जो क्षण सेल होता है, क्षण कोशिका होते हैं, यह प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है। जो कोन सेल होते हैं, शंकु कोशिका होता है, यह प्रकाश के रंग के लिए जो है उत्तरदायी होता है। जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सभी जो है रंग के लिए उत्तरदायी होता है आपका शंकु कोशिका। आँखों के रोगों के आधार पर लेंसों का उपयोग। सबसे पहले देखते हैं दूरदृष्टि दोष क्या होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। इसमें जो है वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है। इसमें वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है, अतः दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, जबकि निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष के कारण, इनके जो है 2 कारण हैं। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना। इनके निवारण हेतु जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सेकंड में है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया।
इसमें दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल से पहले बनता है, अतः निकट की वस्तु में साफ दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष के कारण इनके जो है दो कारण हैं। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना जिससे उसकी जो है फोकस दूरी कम हो जाती है। सेकंड में है लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना। इसके निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग होता है। यह स्कूल के बच्चों या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है? इसमें जो है निकट एवं दूर दोनों ही वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। यह उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। उपचार में जो है इनमें द्विफोक्सी लेंस, बाईफोकल लेंस, अवतल व उत्तल लेंस से बना चश्मा होता है। इनमें जो है अवतल और उत्तल लेंस दोनों का जो है यूज होता है। नेक्स्ट समझते हैं मोतियाबिंद क्या होते हैं। मोतियाबिंद अधिक उम्र वाले लोगों को होता है। इसमें नेत्र लेंस के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है। उपचार क्या है? तो ऑपरेशन से इनको जो है हटाया जाता है, ठीक किया जाता है। नेक्स्ट है अबंधुकता, एस्टिग्मेटिज्म। यह दोष से जो है पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा में एक साथ अंतर नहीं कर पाता है। यह दोष के पीछे का कारण कॉर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होना होता है। इनका उपचार क्या है? इनमें जो है बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। यह दोष जो है मनुष्य की आँख में शंक्वाकार सेलों की कमी के कारण होता है। यह दोष मनुष्य की आँख में शंक्वाकार सेलों की कमी के कारण होता है। इसकी कमी के कारण मनुष्य की आँख कुछ रंगों को पहचान नहीं पाती है। व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाती है। यह दोष जो है जन्मजात होता है, इसका कोई उपचार नहीं है। अभी जो आप लोगों ने देखा यह जो है फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स, जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में हमेशा ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इन सभी को जो है आप हमेशा याद रखिएगा। इस क्लास में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।